हाय एवरीवन, वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। तो आप लोगों का जो सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम है, अब वो पास आता जा रहा है फेज़ वन का एग्ज़ाम। और ऐसे में टेंशन होना स्वाभाविक है, इट इज़ क्वाइट नेचुरल। लेकिन ऐसी टेंशन की घड़ी में अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको पल पल गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, ये बताएगा कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वो एक्सेट्रा, तो बस हमारी तैयारी को चार चांद लग जाए। तो सीए रमन लूथरा क्लासेस का ऑब्जेक्टिव यही रहा है शुरू से कि हमें हमारे कैंडिडेट्स को अच्छे से गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना है और उन्हें ये डायरेक्ट करना है कि आप इस टॉपिक में इतना डीप पढ़िए, आप इस टॉपिक में ऐसे पढ़िए एक्सेट्रा। माई सेल्फ वैभव फब्रॉय एंड आई टेक अप इकोनॉमिक्स एट सीए रमन लूथरा क्लासेस। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि चांसेस हैं 10 क्वेश्चंस आएंगे ओवर द पीरियड। हमने देखा है प्रीवियस ईयर्स में कि सेबी एग्जाम में इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता हमें क्या लेवल रहता है और ये भी नहीं पता चलता कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आप लोगों को गारंटी नहीं देता कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि गारंटी कोई नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल जो पेपर बना रहा है वही अगर वीडियो बना दे तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपके इकोनॉमिक्स को कितने लेवल तक पढ़ना चाहिए वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो अब आप अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। दोज हु आर सीरियस अबाउट देयर एग्जाम उन्हें तो पता ही होगा। आई होप उन्होंने इकोनॉमिक्स खत्म भी कर ली होगी, और जिन्होंने टाइम रहते सीए रमन लूथरा क्लासेस को ज्वाइन किया था, आज वो हमारे लीडिंग एग्जाम्पल बन रहे हैं टू गाइड अदर कैंडिडेट्स। तो आईएफएससी एग्ज़ाम हो, आपका पीएफआरडीए एग्ज़ाम हो, या फिर आपका सेबी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चों ने, हमारे कैंडिडेट्स ने एक्सेल किया है। तो आई होप आप सीए रमन लूथरा क्लासेस के साथ जुड़ेंगे और हमारे कल को एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, चलो तो कमिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड सेवन अप, द डिमांड फॉर। तो सबसे पहली चीज ऐसे क्वेश्चन में, डिमांड चैप्टर का क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज आपको ये एस्टेब्लिश करनी है कि पेप्सी और कोक एंड सेवन अप ये आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कैसे गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। और हमने डिमांड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि आपके प्राइस ऑफ गिवन गुड एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? एक डायरेक्ट रिलेशन। दैट मीन्स अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक एंड सेवन अप की डिमांड बढ़ेगी। अगर पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोक एंड सेवन अप की डिमांड घटेगी। क्या होगा? घटेगी। ठीक है, तो ये रिलेशन ऐसा क्यों होता है ये हमने अच्छे से पता है हमें। अगर नहीं पता है तो इसके लिए आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझना पड़ेगा। डिमांड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता प्लीज रिवाइज द टॉपिक। तो अब वो कह रहा है कि अगर पेप्सी का प्राइस गिर गया तो ऑब्वियस सी बात है पेप्सी की तो डिमांड बढ़ेगी। अगर पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है तो कोक और सेवन अप पीने वाले लोग पेप्सी की तरफ जाएंगे कि भाई सस्ती हो गई वो। तो उस वजह से कोक एंड सेवन अप की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। द डिमांड फॉर सेवन अप विल डिक्रीज, डिमांड फॉर कोक विल ऑल्सो डिक्रीज। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी पार्ट। ठीक है, तो आपका कोक एंड सेवन अप दोनों की ही डिमांड गिरेगी, किसी स्पेसिफिक की नहीं, दोनों की। ठीक है, मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अ कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ₹5 पर यूनिट। एक कंज्यूमर ने 20 यूनिट्स खरीदे, तो हम इसको P0 लिख लेते हैं 5। P0 इज ओल्ड प्राइस और Q0 इज ओल्ड क्वांटिटी, ये लिख लेते हैं हम 20। ही इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 120। टोटल एक्सपेंडिचर उसने 120 का जो है किया जब उसकी क्वांटिटी 24 यूनिट्स थी। तो इस पे हमें प्राइस नहीं दिया हुआ, बेसिकली P1 नहीं दिया हुआ, तो P1 हमें निकालना पड़ेगा। P1 कैसे निकालेंगे? हमें पता है टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, दैट इज 120 अपॉन 24। तो ये भी आपका 20 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्राइस कितना है? 20। आपका यहाँ पर प्राइस कितना आ रहा, सॉरी 5, माई बैड, 20 नहीं 5। क्या आ रहा है प्राइस यहाँ पर आपका? 5। ठीक है, 24 अगर डिवाइड करेंगे 120 को 24 से तो आपका आंसर आएगा 5।
तो प्राइस पहले भी 5 था। अच्छा, पूरा इलास्टिसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एविडेंट होते हैं, वो अपेरेंट होते हैं और हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा के पूरा निकालने का। जब हमें पता है कि प्राइस बिना चेंज हुए डिमांड चेंज हो गई, दैट मीन्स ये कौन सी डिमांड है, ये आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। कैसी डिमांड है ये आपकी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। क्या ये बात समझ में आई? देखो पूरा सॉल्व करने, अच्छा निकालोगे तब भी देखना डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, अपने आप वो इनफाइनाइट बन जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। बिना प्राइस के अगर डिमांड चेंज हो रही है तो वो एक ही सिचुएशन में एक ही टाइप की डिमांड के लिए हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको डायग्राम दिया हुआ है और इस गिवन डायग्राम में आपको ये बताना है कि सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या होगी विद द गिवन सप्लाई का। तो हमें अच्छे से पता है जब भी ओरिजिन से निकल रहा हो सप्लाई का तो उसकी इलास्टिसिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है। जब एक्स एक्सिस से निकल रहा हो तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, जिसको हम इन इलास्टिक बोलेंगे। और जब वाई एक्सिस से निकल रहा हो तो उसकी इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1, तो हम इसको हाईली इलास्टिक सप्लाई का। परफेक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि परफेक्ट के लिए तो आंसर आना चाहिए ना, इनफाइनाइट और ये सब, वो तो अलग। परफेक्ट के लिए तो हमें पता है कि सप्लाई कर्व जो है वो ऐसा होता है बिना प्राइस चेंज हुए जब सप्लाई चेंज हो जाए। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए भी हमें पता है ऐसा होता है, जब भी एक्स एक्सिस से निकल रहा हो लेस इलास्टिक, जीरो से निकल रहा हो, ओ से ओरिजिन से निकल रहा हो तो 1 यूनिटरी इलास्टिक, और इसमें परफेक्टली हाईली इलास्टिक। एक्स एक्सिस के पैरेलल परफेक्टली इलास्टिक, वाई एक्सिस के पैरेलल परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और एक प्रैक्टिकल तो आएगा, ये गारंटी है। तो फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द गिवन डेटा। तो आपको जो है यहाँ पर जीवीए एमपी निकालना है। क्या निकालना है? जीवीए एमपी। जीवीए एमपी का फॉर्मूला, अब वैल्यू एडेड मेथड में हमारा जीवीए एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो ये फर्दर कैटेगराइज हो जाएगा सेल्स में और दूसरा चेंज इन स्टॉक में। किसमें? चेंज इन स्टॉक में। अब सेल्स भी हमें दो टाइप की दे रखी है, एक डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। तो जब भी डोमेस्टिक सेल्स दे रखी हो तो उसमें जो है एक्सपोर्ट आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो डोमेस्टिक सेल है 200, एक्सपोर्ट है 10, तो टोटल सेल्स बन गई 210। चेंज इन स्टॉक है हमारा -10, माइनस को माइनस ही रखेंगे तो वापस 10 कट गया, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 200। और इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आपके इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाते हैं। तो 200 माइनस 180 आंसर आ गया 80, 200 माइनस 120 आंसर आ गया 80। ठीक है। तो ये देखो, इस चैप्टर का तो एक ही ट्रिक है, अगर आपके फॉर्मूलास आपको बैक ऑफ द हैंड की तरह पता है तो इस चैप्टर में कभी आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है आप लोग। लेकिन अगर बैक ऑफ द हैंड की तरह आपको नहीं पता तो भाई दिक्कत होने वाली है, ये श्योरिटी है, 100% श्योरिटी। इसीलिए मेरी एडवाइस रहेगी इस चैप्टर से फॉर्मूला तो टिप्स पे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the most likely impact on national output when in a country the price of foreign currency rises keeping other things unchanged। तो जब भी फॉरेन करेंसी का प्राइस एक इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है ना, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, उसका प्राइस बढ़ गया। अब हमें जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं हमारी इकॉनमी में फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, हमारी गिर रही है। ठीक है। तो ऐसे में बेसिकली द थिंग इज कि जब भी डेप्रिसिएशन होता है आपका इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। रीज़न, जब क्योंकि अब फॉरेनर्स के लिए हमारे गुड्स और सस्ते हो गए और इंपोर्ट कम हो जाता है, और इंपोर्ट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है। और जब एक्सपोर्ट बढ़े तो और इंपोर्ट कम हो तो हमेशा आपका जो नेशनल आउटपुट है वो लाइकली टू राइज होगा। क्या होगा? लाइकली टू राइज।
ऑलवेज ऑलवेज, ये बात याद रखिएगा, एज ऑलवेज, ठीक है। नेशनल आउटपुट बोल लो, नेशनल इनकम बोल लो, एक ही बात है, वो लाइकली टू राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट्स टू इंश्योर। तो मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहली बात तो कौन लेता है, ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। मॉनेटरी पॉलिसी इज टेकन बाय सेंट्रल बैंक। कौन लेता है इसे, सेंट्रल बैंक, वो अंडरटेक करता है इसे, ठीक है। और ये टारगेट किसके लिए होती है, किसके लिए होती है, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टेबल फॉरेन रिलेशन, ग्रेटर टैक्स कलेक्शन फॉर गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा प्राइस स्टेबिलिटी। whenever there is inflation और डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेक द इकोनॉमी स्टेबल, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, कुछ हद तक इन्फ्लेशन होना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है तो वो गलत है, और डिफ्लेशन हो रही है तो वो भी गलत है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन दी प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, एंड ट्राइज टू मेक द इकोनॉमी स्टेबल, ठीक है। वो मॉनेटरी पॉलिसी में आपके क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, लेकिन उतना डिटेल में आपको पढ़ना है वो इंस्ट्रूमेंट सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन एन इकोनॉमी C is equals to 200 plus 0.55 and I is equals to 1000 crore, where C consumption expenditure, Y national income and I investment। तो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालो। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 माइनस MPC। अब MPC हमें पता है, ये MPC होता है कंजम्पशन फंक्शन में y के साथ MPC आता है, दैट इज 1/0.5, दैट इज 1/0.5। ये आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 2। तो ये छोटी छोटी चीजें, जब तक आपको कंजम्पशन फंक्शन के एलिमेंट ही नहीं पता होंगे तो फिर ये क्वेश्चन आप चाह के भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल विच इंडिकेट्स। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है, ये हमें पता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वर्टिकल होने का मतलब, दैट इन द लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। In the long run, there is no trade-off between inflation and price level. In the long run, economy returns to a 4% level of inflation, both A and B, and none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है, देखो क्लासिकल कीनीजियन, वैसे तो फिलिप्स कर्व है, लेकिन लॉन्ग रन क्लासिकल के लिए, क्लासिकल में लॉन्ग रन चलती है और शॉर्ट रन कीनीजियन में चलती है। और क्लासिकल में ये बोला गया है कि लॉन्ग रन में इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी, क्योंकि इकोनॉमी को टाइम मिल जाता है टू एडजस्ट द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही ऑपरेट करेगी इन दी लॉन्ग रन। तो जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही नहीं। तो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन्फ्लेशन जितनी मर्जी होती रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो हेंस इन दी लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब ये देखो, मैं जिस बारीकी से आपको समझा रहा हूं, उस बारीकी से आपको पढ़ना भी है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी कॉज्ड बाय। अब हमें पता है इन्फ्लेशन के दो वो होते हैं कॉजेस, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। अब डिमांड पुल का मतलब क्या है, जब भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है उससे ओवरऑल एग्रीगेट प्राइस बढ़ते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। अब इसमें से क्या रीजन है जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बनेगी। इंक्रीज इन कॉस्ट, तो वो कॉस्ट पुल हो जाता है और कॉस्ट पुश हो जाता है। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, और रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आउटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। रीजन क्या है इसका, देखो जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इंटरेस्ट रेट गिरने से लोग लोन्स ज्यादा लेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, लोन ज्यादा ले रहे हैं, डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ओवरऑल प्राइस, सॉरी एग्रीगेट डिमांड हमारा, वैसे प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
जिससे हमारा ओवरऑल प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये वाला जो है ये कॉस्ट पुश है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से इन्फ्लेशन होगी नहीं, ठीक है, आउटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई से भी नहीं होगी। अल्टीमेटली रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट इज द रीजन फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज डिक्रीज इन मनी सप्लाई शिफ्ट द एलएम कर्व टू दी। चलो अब देख लेते हैं। तो ये होता है आपका मनी सप्लाई, ये होता है मनी डिमांड, यहाँ पर आता है आरओआई, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी, और यहाँ पर आता है आपका एलएम कर्व, जहाँ पर यहाँ पर इनकम और यहाँ पर आरओआई। अब अगर हमारा मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल बैंक। तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा मनी सप्लाई का, जिससे आप देख सकते हैं अगर पहले आरओआई ये चल रहा था, अब आरओआई ये चलेगा, ये आर है, ये आर डैश है, ठीक है। तो अगर पहले आर ये चल रहा था तो वाई ये चल रहा था, अब आर ये हो गया, लेकिन वाई तो अभी भी वही रहेगा। तो हमारा जो एलएम कर्व है वो कहाँ की तरफ जा रहा है? एलएम कर्व जा रहा है लेफ्ट की तरफ, एलएम कर्व जा रहा है हमारा लेफ्ट की तरफ। अब यही ये देखो, ये देखो, ये पूरा मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया। अगर ये नहीं पता तो फिर दिक्कत की बात है बाबा। तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चंस के थ्रू ये करवाया। मैंने कभी ये नहीं बोला कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको इनडायरेक्टली बता दिया भाई योर लेवल ऑफ स्टडी शुड बी दिस, ठीक है। तो आई होप you liked this session. If you liked this session, you actually like the video, you comment, thank you, and ask for more such sessions. CA Raman Luthra classes will be at your service. ठीक है, चलो तो मिलते हैं more such sessions के साथ. Till then, bye bye, take care.